आपके एग्जाम में बजट से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं एंड दूसरा कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। यानी पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में क्या-क्या डिफरेंट है। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बजट 2026-27 को बजट 2025-26 के साथ कंपेयर करूंगा एंड बजट 2026-27 को डिटेल में एनालाइज करूंगा और लास्ट में इस टॉपिक से यानी आपके बजट से 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले देखते हैं कि बजट का संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो बच्चों जिस तरीके से आप लोग यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राजस्व और व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगी, यानी बजट प्रस्तुत करेगी और इसको आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल, यानी 112 के अनुसार सरकार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राजस्व और व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसे आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 112। आगे बढ़िए, अब थोड़ा बजट का इतिहास भी देख लिया जाए, जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। इसको थोड़ा देख लीजिए प्लीज आप लोग। बजट का इतिहास, भारत में बजट का इतिहास, सबसे पहला बजट भारत में 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर के सनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। कब? 1947 में। संवैधानिक आधार है इसका, जिस तरीके से मैंने अभी बताया, 112 अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान का। रेलवे बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया 2017 में। 2017 के पहले रेलवे का अपना एक सेपरेट बजट होता था एंड एक आम बजट होता, यानी दो बजट प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, लेकिन 2017 में रेलवे को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया एंड तब से 1 फरवरी 2017 से जो बजट होता, पहले मतलब लास्ट में प्रस्तुत किया था, यानी फरवरी के लास्ट में प्रस्तुत किया जाता था। अब 1 फरवरी यानी फरवरी के शुरुआत में ही, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि इस बार संडे को ही बजट को प्रस्तुत किया गया एंड यहां पर भी 2017 में ही प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को समाप्त कर दिया गया। तो ये हिस्ट्री भी आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि हम इस बजट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से एनालाइज करेंगे। जैसे कि इस बजट को हम 2025-26 से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे, सो दैट कि आपको क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या आप कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आप कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। यस और नो करके जल्दी से कमेंट करके भेजिए प्लीज। देखिए, बजट का मकसद 2025 में क्या था? 2025 के बजट का मकसद क्या था? देखिए प्लीज, आर्थिक संतुलन पर जोर, कम फिस्कल घाटा के साथ निवेश में वृद्धि। फिस्कल डेफिसिट 4.4% का लक्ष्य रखा गया था 2025-26 में एंड कर राजस्व और खर्च संतुलन में सुधार पर बल दिया गया था। कब? 2025-26 में। जबकि 26-27 में देखिए इसमें क्या है, देखिए प्लीज। 2026-27 में का जो बजट है, 2026-27 का जो बजट है, विकास उन्मुख अवसर और दीर्घकालीन सुधार पर अधिक ध्यान दिया गया है। वहां पे था आर्थिक संतुलन, यहां पे विकास उन्मुख अवसर।
और दीर्घकालीन सुधार पर ध्यान दिया गया है। दूसरा, यहां पे 4.4% था, यहां पे 4.3% ऑफ जीडीपी यानी फिस्कल डेफिसिट को कम करने का लक्ष्य इस बार 0.1% से रखा गया है, 4.4 से 4.3%। आगे देखिए, डेट जीडीपी रेशियो 50% ±1% का लक्ष्य 2030 तक इस बजट में रखा गया है। ठीक है, मतलब ये, ध्यान सुनिए, मतलब ये कि 2026 बजट में सिर्फ खर्च नहीं बढ़ा, बल्कि दीर्घकालीन वित्तीय मजबूती भी दिखा रहा है। इसको याद रखिएगा बच्चों आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए आप, धन का स्रोत मतलब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू 2025 में क्या क्या था और 2026 में क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस हुए, देखिए प्लीज। 2025 के बजट में ये देखिए 39 पैसा, लगभग 39 पैसा डायरेक्ट टैक्सेस से आते थे, 18 पैसे जीएसटी एंड 24 पैसे बोरोइंग से आते थे। मतलब टोटल रेवेन्यू का 39% मतलब 1 रुपया में 39 पैसा कहां से आता था? डायरेक्ट टैक्सेस से। 18 पैसे कहां से आते थे? जीएसटी से। एंड 24 पैसे बोरोइंग से, यानी हमें लोन लेना पड़ता था। लेकिन अब देखिए, अब 2026 में हमारा क्या लक्ष्य रखा गया है? डायरेक्ट टैक्स को यहां पे 2 पार्ट में चेंज कर दिया गया है। देखिए प्लीज, यहां पे बोरोइंग से 24 पैसा अभी भी आ रहा है, जैसे यहां पे था 24 पैसा बोरोइंग से, ठीक है, अभी भी आ रहा है। इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स को 2 पार्ट में चेंज कर दिया गया है, एक तो इनकम टैक्स और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स। ध्यान देखिए, इनकम टैक्स से 21 पैसा एंड कॉर्पोरेट टैक्स से 18 पैसा। अब यहां पे सेपरेट कर दिया गया, हालांकि अभी भी 39% ही है डायरेक्ट टैक्स में, लेकिन यहां पे सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, इनकम टैक्स से 21 पैसा एंड कॉर्पोरेट टैक्स से 18 पैसा। जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स से 15 पैसे प्राप्त होने का अनुमान है। यहां पे क्या था जीएसटी से? जीएसटी से कितना था बच्चों आपके सामने? 2024 में कितना था जीएसटी से? जीएसटी से 18 पैसे। जीएसटी क्योंकि इस बार कम क्यों किया गया जीएसटी से? जीएसटी से कम इसलिए किया गया क्योंकि जीएसटी का रेट अभी सरकार ने चेंज किया है, जिसका आप लोगों ने देखा था, काफी धूम मचा था। सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही थी, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही थी। 9 साल जीएसटी का हाई रेट लेने के बाद थोड़ा सा घटाया तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट जो कंपैरिजन वाला है, यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं ऐसा कर रहा हूं, आप देखिए प्लीज, देखिए प्लीज। कैपिटल व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स 2025 वाले बजट में ये 11.2 लाख करोड़ था। ठीक है, एंड 2026-27 वाले बजट में ये 12.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका बढ़ना इकोनॉमी के लिए शुभ होता है, क्योंकि जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, हमारे यहाँ मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़ेंगे और जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये अच्छा है। 11.2% से इस बार 12.2%, मतलब परसेंट नहीं, 11.2 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़, ये मतलब 1 लाख करोड़ यहां पे बढ़ा है बच्चों। ठीक है, लगभग 9%। इसके बाद इसमें नया क्या है थोड़ा देख लीजिए प्लीज। यहां पे नया क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, सीपीएससी रियल एस्टेट रिसाइकलिंग वाया आरईआईटी जैसे साधन को निजी निवेशकों को जोड़ेंगे। यहां पे निजी इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और 20 वाटरवेज जैसे नए नेटवर्क का इरादा है इस बार। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यानी माल ढुलाई के लिए, जैसे रेलवे का ट्रैक आज के डेट में अभी क्या है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह, कुछ ही जगह सेपरेट है, हर जगह एक ही ट्रैक पे पैसेंजर ट्रेन भी चलती है और उसी ट्रैक पे माल गाड़ियां भी चलती है। लेकिन यहाँ पे
डेडिकेटेड कॉरिडोर की बात कही गई है और 20 नए वाटरवेज जल मार्गों का भी इरादा है इस बजट में। इसका मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे 2026 का बजट केवल खर्च नहीं बल्कि प्रणालीगत ढांचा विकसित करने पे जोर देता है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, फिफ्थ जो है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आप देखिए प्लीज, उद्योग, एमएसएमई और सेवा क्षेत्र। बजट 2025 में क्या था? एमएसएमई को क्रेडिट प्रवाह और राहत दिया गया था, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव में सीमित थे। मतलब एमएसएमई को क्रेडिट प्रवाह राहत दिया गया एंड मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव में ये सीमित था। लेकिन 2026 में ये देखिए, 2025 का बजट था, 2026 में क्या है एमएसएमई के लिए? सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का विस्तार किया गया, ग्राहक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेयर अर्थ, एविएशन एंड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा योजनाएं बनाई गई है। 10,000 करोड़ का, ये देखिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड जैसी व्यवस्था की गई है, जैसे कि मैंने सुबह अपने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, सेवा क्षेत्र में भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। सेवा क्षेत्र के लिए भी आप देख सकते हैं, सेवा क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन, फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। ये देखिए प्लीज, फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। टैक्स हॉलिडे का मतलब क्या है कि 2047 तक इनको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, आईटी सर्विस थ्रेशोल्ड एंड कैटेगरी मार्जिन रिफॉर्म यहां पे किया गया है। मतलब ये 2026 में उद्योग नीति गहराई और संरचना दोनों में अधिक विकसित है। जहां 2025 में राहत थी, वहीं 2026 में लॉन्ग टर्म बिजनेस इकोसिस्टम बनाने पे जोर दिया गया है। आगे देखते हैं, रक्षा और कृषि। बच्चों आप लोगों ने बजट देखा था कि नहीं देखा था? टीवी पे देखा था तो यस बोलिए, अदरवाइज नो बोलिए, जल्दी से बताइए मेरे को। ठीक है, आगे देखिए, रक्षा और कृषि क्षेत्र बजट 2025 में देखिए प्लीज, बजट 2025 में क्या था? डिफेंस औसत वृद्धि पर निर्भर था, लेकिन इस बार उसको डिफाइन कर दिया गया है कि कैसे, किस तरीके से वृद्धि होगा। बजट 2026 में डिफेंस बजट लगभग 7.8 लाख करोड़ यानी 15% की वृद्धि की गई है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 21.8% तक बढ़ी है। ठीक है, यानी अब कृषि का देख लीजिए आप। कृषि में 2026 में कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन पर नए निवेश और एआई सक्षम एग्री स्टैक की घोषणा है, पर मूल संरचना में बड़े बदलाव नहीं है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ खास नहीं है, इस बार किसानों के लिए कुछ खास नहीं है। वो जो 2000 किसान सम्मान योजना में आता था वही आएगा अभी भी। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद हम देखें मिडिल क्लास टैक्स पेयर के लिए क्या है। कुछ नहीं है, मिडिल क्लास टैक्स पेयर के लिए कुछ भी नहीं है। पिछला बजट में स्लैब में चेंज किया गया था, पिछले बजट में स्लैब में चेंज किया गया था, इस बजट में कोई भी स्लैब में चेंज नहीं किया गया है। कुल मिलाकर 2026 के मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में बदलाव नया नहीं है बल्कि स्थिर है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। अब हम इस टॉपिक जो अभी हमने डिस्कस किया उस पर हम अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी यहां पर लेकर के आए हैं। देखिए, भारत के बजट में रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है? बता सकते हैं बच्चों, भारत के बजट में रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है? सरकार की कुल आय कुल व्यय से कम है? नहीं, ये तो सरप्लस हो जाएगा। सरकारी उधारी पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त नहीं है? ये भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको और इधर कर लेते हैं बच्चों, है ना? अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व प्राप्तियों से अधिक है। यस, इसे आप रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट इज लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का लक्षित राजकोषीय घाटा निम्न में से कौन सा? अभी हमने बताया था आप लोगों को क्या हमारा टारगेट है कि जो डेफिसिट है कितना परसेंट किया जाए। 4.4% 2025 में था, 2026 में ये 4.3% रखने का हमारा टारगेट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा कैपिटल रिसिप्ट में आएगा? कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा? तो आपको मैंने इसके पहले भी कई बार बताया है कि कैपिटल रिसिप्ट में सरकार का लोन होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसे आते हैं वो होता है, लोन रिकवरी होता है, जो आप सरकार ने लोन दिया उसको भी वो रिकवर किया वो भी आता है, कहीं सरकार के पास कोई प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया वो भी आपके पास कैपिटल रिसिप्ट में आता है। यहाँ पे कौन सा होगा? ये देखिए, सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण नहीं, आयकर संग्रह ये भी नहीं, ये रेवेन्यू में आता है, सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली, यस ये हो सकता है। ये देखिए प्लीज यहाँ देखिए, सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण ये है, आयकर नहीं है क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली ये भी है, विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त राशि, यस, यानी ए सी एंड डी, ए सी एंड डी ये तीनों आंसर है इसके। ये एमएसक्यू है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, बजट 2026-27 में कुल सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का अनुमानित आवंटन कितना रखा गया है? कुल अनुमानित आवंटन कितना रखा गया है? 9.8 लाख करोड़ नहीं, 10.5 लाख करोड़ नहीं, 11.2 लाख करोड़ नहीं, 12.2 लाख, अभी हमने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़, अभी हमने आपको जब हम बजट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे है, मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, चूंकि आपको कंसेप्ट भी जानने हैं। तो मान लीजिए कि किसी वर्ष सरकार का रेवेन्यू 4 लाख करोड़ है, रेवेन्यू डेफिसिट 4 लाख करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट 4 लाख करोड़, फिस्कल डेफिसिट 10 लाख करोड़, तो निम्न में से कौन से कथन सही है? सरकार का पूरा उधार राजस्व में जा रहा है? नहीं। 6 लाख करोड़ उधार पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध, यस 6 लाख करोड़ उधार पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध है। यहां पे हमने इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, बजट 2026 में कर संग्रह की दर को विदेशी शिक्षा और चिकित्सा भुगतान पर कितने प्रतिशत तक कम किया गया है? तो ये है 2% बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे बच्चों, आप देख सकते हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों में से कौन सा एफआरबीएम फ्रेमवर्क के संदर्भ में सही है? क्या है एफआरबीएम? फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एंड बजट मैनेजमेंट। एफआरबीएम का मतलब फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एंड बजट मैनेजमेंट। एफआरबीएम का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना है, बिल्कुल सही बात है। एफआरबीएम के तहत सरकार को अनिवार्य रूप से संतुलित बजट लाना होता है? नहीं, अनिवार्य नहीं है, बैलेंस बजट लाना अनिवार्य नहीं है। एफआरबीएम राजस्व घाटे को समाप्त करने पर भी जोर देता है, यह सही बात है, राजस्व घाटे को समाप्त करने पर ध्यान देता है। एफआरबीएम कानून राज्यों पर भी लागू किया गया है, हाँ लागू किया गया, ये भी मतलब ए सी डी, यहां पर भी ए सी एंड डी ये तीनों सही है, ए सी एंड डी ये वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, वित्तीय वर्ष 2026-27 में एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन सा नया कोर्स घोषित किया गया है? हमने बताया था आप लोगों को बच्चों, बताया था अभी हम जब बजट डिस्कस कर रहे थे। जल्दी से बताइए यस और नो, आपने मेरा स्टेटमेंट सुना या नहीं? जल्दी से यस और नो बताइए जल्दी से। स्टार्टअप इनोवेशन फंड नहीं, एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड नहीं,
एसएमई ग्रोथ फंड, यस, ये सी आंसर सही है। एसएमई ग्रोथ फंड के नाम से एक फंड यहां बनाया गया है उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि सरकार फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहती है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर घटाना नहीं चाहती तो उसे उपयुक्त नीति क्या होगी? पूंजीगत व्यय में कटौती? नहीं। नहीं। ब्याज भुगतान कम करना? ये भी नहीं। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि जैसे सुधार करने चाहिए, यानी उसको रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, वित्तीय वर्ष 2026-27 में एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन सा नया कोष घोषित किया? रिपीट हो गया, एसएमई ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ का, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों, भारतीय संविधान के अनुसार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है? बताया आप लोगों को 112, ये तो शुरुआत में ही बताया था जब हमने स्टार्ट किया था तभी। 112 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार हर वित्तीय वर्ष में राजस्व और एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का विवरण प्रस्तुत करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11, बजट 2026 में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की संख्या कितनी घोषित की गई है? 7, पता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे देखिए, निम्न में से कौन सा व्यय चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में भारत की संचित निधि से नीति पर भारित होता है जिस पर लोकसभा मतदान नहीं करती है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, केंद्रीय मंत्री परिषद का वेतन। 1, 2 एंड 3, भारत के राष्ट्रपति का वेतन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन एंड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे बच्चों, आप इसे देखिए प्लीज, एमएसक्यू है ये, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। डिमांड फॉर ग्रांट अनुदान की मांग के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करिए। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है, राज्यसभा इन पर मतदान कर सकती है, प्रत्येक मंत्रालय के लिए अलग अलग मांग रखी जाती है। इसमें पहला तो सही है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है एंड प्रत्येक मंत्रालय के लिए अलग अलग मांग रखी जाती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए प्लीज, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। यदि वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले पूर्ण बजट पारित नहीं हो पाता तो सरकार अस्थायी रूप से व्यय करने के लिए किस संवैधानिक प्रावधान का उपयोग करती है? आप जानते हैं, जब मान लेते हैं कि इस साल लोकसभा का इलेक्शन है, फॉर एग्जांपल मई में इलेक्शन है, आपको फरवरी में बजट पेश नहीं हो सकता है क्योंकि वो पास नहीं होगा, तो इसलिए उसमें सप्लीमेंट्री बजट का प्रावधान है कि ठीक है, नई सरकार बनने तक हमें इतना खर्च करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए मई में इलेक्शन है, मई में नई गवर्नमेंट आएगी, तो ये गवर्नमेंट का तो कार्यकाल सिर्फ 3 महीना है, तो उस 3 महीने के लिए सप्लीमेंट्री बजट का प्रोविजन होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए बजट 2026 में आवंटन कितने करोड़ का किया गया है? 10,000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कथन अब्जॉर्प्शन बिल के संबंध में सही है?
बता पाएंगे बच्चों? या अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल नहीं होता है? इससे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है? नहीं। यह भारत की संचित निधि से धन निकासी को विधिक स्वीकृति देता है। यस। ऑब्जर्प्शन बिल भारत के कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। बजट 2026 के अनुसार नए राष्ट्रीय जल मार्गों का विस्तार कितने नए मार्गों तक होगा? 20। अभी हमने बताया आप लोगों को 20 नए मार्गों के अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, बजट 2026 के में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रोग्राम के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 20,000 करोड़। यूनियन बजट 2026 के अनुसार सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बता पाएंगे आप लोग? केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वृद्धि नहीं, वैश्विक मार्केटिंग बढ़ाना नहीं, केवल सॉफ्टवेयर विकास नहीं, डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर विनिर्माण और सप्लाई चेन को सुदृढ़ करना, ये होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चों इज बजट 2026 के अनुसार जीएसटी के तहत टीसीएस टीडीएस नियमों में कौन सी प्रमुख राहत दी गई है? तो सर्टेन टीडीएस पेमेंट डिले को अब क्रिमिनल केस में नहीं रखा गया है। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।